Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of Daily News Analysis. Today is 16th of January 2025. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. सबसे पहले चलते हैं हम कुछ MCQs की तरफ और जो बेसिक से MCQs हैं जो कि एवरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप प्रीवियस ईयर का कोई भी एग्जाम उठा करके देख लीजिए जिसमें जीके पूछा जाता है, पॉलिटी या करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे आप सीएजी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस हमेशा पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सीएजी। सीएजी जिसकी फुल फॉर्म आप सबको पता होगी, जिसका मीनिंग है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, हु इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय। कौन है जिसके द्वारा सीएजी को अपॉइंट किया जाता है? इसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। वेरी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीएजी का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? कल भी हमने डिस्कस किया था। क्या इसका फंक्शन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज फॉर द गवर्नमेंट है? नो। एनफोर्सिंग द लॉज ऑफ द कंट्री? नो। अपॉइंटिंग जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट? नो। इट्स मेन फंक्शन इज द ऑडिटिंग ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं उनका ऑडिशन, उनकी जो ऑडिटिंग करना है वो इसका मेन काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन को हमने कल भी डिस्कस किया था और कल के जो नोट्स थे, पीपीटी जो थी, उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि सीएजी के लिए कौन सा आर्टिकल है। उसको आपको कमेंट में आप बता दीजिए सर्च करके, और अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप इतना एफर्ट तो लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द फ्रेंड एंड फिलोसोफर। एक ऐसी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, पार्लियामेंट के अंदर, जिसके लिए हम कहते हैं कि उस बॉडी का जो सीएजी है वो फ्रेंड एंड फिलोसोफर की तरह काम करता है। तो सीएजी इज द फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ विच बॉडी, और वो है आपकी पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है, ये उसका फ्रेंड एंड फिलोसोफर कहलाता है। उसके लिए रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि पार्लियामेंट के अंदर जो पीएसी कमेटी होती है उसको ये अपनी कुछ रिपोर्ट देता है, जो रिपोर्ट बनाता है सीएजी, और उन रिपोर्ट पर बाद में जो पीएसी है वो बहुत सारा काम करती है, उसका इंक्वायरी करती है और पीएसी को बहुत सारी एडवाइजेस देता है। पीएसी के साथ मिल करके कोई भी घोटाले वगैरह होते हैं तो उनको पकड़ने की कोशिश करता है कौन? सीएजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कितने टाइम के लिए सीएजी अपनी पोस्ट पर रहते हैं? 5 ईयर, 4 ईयर, 6 ईयर या अंटिल द एज ऑफ द 65। इसका आंसर आप बड़ी इजीली दे सकते हैं और इसका कल हमने डिस्कस किया था। हालांकि इसके जो क्वेश्चंस का जो आंसर है वो दो आंसर है इस एक ही क्वेश्चन में, उनमें से आप कोई एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं और दो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द सीएजीज ऑडिट रिपोर्ट। तो जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उनका प्राइमरी रोल क्या होता है? क्या प्रोवाइड फाइनेंशियल रिकमेंडेशंस, एंश्योर कंप्लायंस विद टैक्सेशन लॉज, होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर इट्स फाइनेंसेस, draft the national budget? No, the actual answer is answer C, because जो सीएजी की रिपोर्ट होती है उसका प्राइमरी रोल होता है जो गवर्नमेंट है, जो एग्जीक्यूटिव है, उसको फाइनेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना, उसको अकाउंटेबल बनाना, कि गवर्नमेंट के किसी अकाउंट में ऐसा ना हो कि जो फंड्स हैं गवर्नमेंट के, जो कि पब्लिक के टैक्स से ही तो आता है, हमारे आपके टैक्स से ही तो गवर्नमेंट के पास मनी आता है, ऐसा ना हो कि उस मनी को वो अदर पर्पसेस के लिए यूज कर जाएं, उसमें कोई करप्शन कर जाएं। तो ये इसका मेन फंक्शन होता है। नेक्स्ट,
Which of the following reports does the Comptroller and Auditor General of India present annually? कौन सी रिपोर्ट है जिसको इंडिया का जो CAG है वो एनुअली प्रेजेंट करता है? रिपोर्ट ऑन गवर्नमेंट्स टैक्स पॉलिसी, नो. रिपोर्ट ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट. So every year CAG presents a report that is financial management of the government, कि गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कैसे गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज को, अपने एक्सपेंडिचर को, पॉलिसीज पर जो एक्सपेंडिचर है उस सब को गवर्नमेंट कैसे हैंडल कर रही है. मींस ऐसा तो नहीं है कि उसके मैनेजमेंट में मिसमैनेजमेंट हो, उसमें कहीं करप्शन हो, कि जहां पर 100 रुपए में काम चलना चाहिए था वहां पर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स कहीं 150 रुपए खर्च कर रहे हो. काम चलता था 150 रुपीज से और दे आर एक्सपेंडिंग 250 रुपीज. सो सच काइंड ऑफ इश्यूज है उनको कैच करना. दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ CAG की जो रिपोर्ट होती है उनका. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि भाई गवर्नमेंट के किस पार्ट के अंदर आता है. यू नो, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंटल बॉडीज or different institutions are attached to at least any one of the ministry. किसी न किसी एक मिनिस्ट्री के साथ में वो अटैच होते हैं. बट CAG कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है या गवर्नमेंट के कौन से पिलर के अंदर आता है? तो हम क्या जुडिशरी का पार्ट है CAG, या वो लेजिस्लेचर का पार्ट है, या एग्जीक्यूटिव का पार्ट है? इसका आंसर आपको देना है, बिकॉज आप सबको पता है कि गवर्नमेंट वर्ड जब हम यूज करते हैं तो उसके 3 बेसिक पिलर होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. 3 पिलर से मिलकर के हमारी गवर्नमेंट बनती है. तो अब आपको ये बताना है कि जो CAG है वो कौन से पिलर के अंदर आता है, ये आपको बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू होम डज द कंट्रोलर एंड कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया प्रेजेंट द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन? इंडिया के जो अकाउंट्स है, जो अकाउंट की रिपोर्ट वगैरह जो कुछ भी है उसको किसको प्रेजेंट करता है? मींस जब वो रिपोर्ट बन के आ जाती है तो किसको देंगे? वो क्या फाइनेंस मिनिस्टर को देंगे उस रिपोर्ट को, या प्राइम मिनिस्टर को देंगे, या प्रेसिडेंट को देंगे, या इनमें से भी किसी को नहीं देंगे? और इसका करेक्ट आंसर है द प्रेसिडेंट. तो जो CAG की रिपोर्ट जो बनती है वो जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास और वहां से फिर वो रिपोर्ट जाती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास में. दोनों ही हाउसेज में फिर उसको प्रेजेंट किया जाता है. नेक्स्ट है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ, कैसी बॉडी है ये? 2 मेंबर बॉडी, 3 मेंबर बॉडी, सिंगल मेंबर बॉडी या 6 मेंबर बॉडी? एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज सिंगल मेंबर बॉडी. सो जो CAG है वो एक सिंगल मेंबर बॉडी है, इसका एक ही होता है, दैट इज CAG. अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इंडिया के करंट CAG कौन है. उनका नाम हमने कल भी बताया था. अब एटलीस्ट आप इतना वर्क करिए, ये बताइए कि कौन करंट CAG है. और ये बेसिक सा क्वेश्चन है जो मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये बेसिक्स तो आपको पता होना चाहिए. अब हम चलते हैं आज के करंट अफेयर पर. सबसे पहली गुड न्यूज तो ये है कि इजराइल और हमास का जो वॉर था वो अब हमें बंद होता हुआ दिख रहा है. बिकॉज रीजन क्या है कि दोनों के बीच में सीज फायर की डील हो चुकी है, ऐसा कहना है USA और हमास के जो ऑफिशियल्स हैं, जो भी वहां के उनके रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, उनका ऐसा कहना है. ये जो डील हुई है कतर की कैपिटल दोहा में हुई है, आफ्टर मल्टी लेवल एंड मल्टी फेज डिस्कशंस. मल्टीपल टाइम्स डिस्कशन हुए कतर की कैपिटल दोहा में, जिसमें डिफरेंट गवर्नमेंट्स के एजेंट्स, वहां के ऑफिसर्स या वहां के और भी रिस्पॉन्स ऑफिस होल्डर जो है थे, वो सब इसमें इन्वॉल्व रहे. उन्होंने इस डील को इस लेवल तक पहुंचाया. बात इसमें हो रही है कि भाई इस डील से 6 वीक के लिए ये वॉर रुक जाएगा और डिस्कशन टू एंड द वॉर. 6 वीक के लिए क्या हो जाएगा? सीज फायर, कि भाई आप उधर से शूट मत करो, हम इधर से शूट नहीं करेंगे. मींस वॉर रुक जाएगा. कितने के लिए? 6 वीक के लिए. और एक बार ये वॉर रुक जाएगा तो फिर स्टार्ट होगी इनकी कंप्लीटली इस वॉर को रोकने की डिस्कशंस. नेक्स्ट है कि प्रॉमिस फेज्ड रिलीज डजन. अब क्या इसका रिजल्ट होगा?
एक तो इजराइल के जो सिटीजन्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनको हमास ने जो हॉस्टेज बना रखा था उनको हमास छोड़ देगा, और जो इजराइल की गवर्नमेंट ने हमास के पैलेस्टाइन वहां के जो लोगों को अपनी जेल में रखा हुआ है वो उनको छोड़ देंगे। एक डील का ये पार्ट है। प्लस डील का एक दूसरा पार्ट है कि पैलेस्टाइन के गाजा के जो पीपल वॉर की ड्यूरेशन में उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ, अपने घरों को छोड़ करके वो कहीं और चले गए, नाउ दे कैन रिटर्न टू देयर होम्स। नेक्स्ट है फाइनल डिटेल, अगर इसकी हम बात करें तो वो अभी नहीं आई है, बिकॉज ऐसी जो डील होती है उनका फाइनल डिटेल्स तब आती हैं जब किसी गवर्नमेंट की कैबिनेट वहां से अप्रूव कर देती है। तो नेतन्याहू जो है वहां के पीएम, उन्होंने कहा है कि अभी हमारी इंटरनल डिस्कशंस होंगी, कैबिनेट से अप्रूवल वगैरह हो जाएगा, तब इसकी फाइनल डिटेल्स आयरन आउट की जाएंगी। सो इतना टाइम इनका ये हो गया। एग्रीमेंट में लीड टू डिस्कशंस ऑन एंडिंग द वॉर, और मींस अगर इस लेवल पर सीज फायर हो गया तो अल्टीमेटली हम उस वॉर को रोकने की सिचुएशन में भी पहुंच जाएंगे, बिकॉज जब भी वॉर की सिचुएशन होती है तो सबसे टफ होता है कि दोनों ही पार्टी जो है, जो वॉरिंग पार्टीज हैं, उन दोनों में एटलीस्ट एक बार बातचीत स्टार्ट हो जाए, और एक बार कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया तो फिर वॉर रुकने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जो बीच में जब लड़ाई हो जाती है दोनों ही बात करना बंद कर देते हैं, तो उनका जो ट्रस्ट है वो और ज्यादा ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। उनके बीच की दूरियां, चाहे वो पति पत्नी हो या और भी कोई रिश्ते हो, उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, और एटलीस्ट अगर उनमें एक बार भी बात होना स्टार्ट हो गई तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो शॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाती है ना। नेक्स्ट, ये जो वॉर स्टार्ट हुआ था आप सबको पता है, 7 अक्टूबर 2023 को जब अटैक किया था हमास के टेररिस्ट ने इजराइल के उस पॉपुलेशन पर, सिविलियंस पर, वहां से ये वॉर स्टार्ट हुआ था। इसमें जो मेन जो डील ब्रोकर जो थे, मींस ब्रोकर तो नहीं कहेंगे हम उसको कहेंगे कि जो स्टेक होल्डर्स थे या जो सपोर्टर थे, जो हेल्प जिन्होंने की, वो थे यूएसए, इजिप्ट और कतर। दीज आर द 3 मेन कंट्रीज हु हैव ब्रोकर्ड दिस डील। इन्होंने ही उन दोनों ही पार्टीज को साथ बिठाया, भाई आओ यार, चाय पियो, बैठो, मिल करके बात करो, इस वॉर को खत्म करो, बिकॉज इनोसेंट पीपल इसमें बहुत सारे मर रहे हैं। इस वॉर में अगर मैं बात करूं तो अराउंड 46,000 पीपल की अब तक डेथ हो चुकी है। तो इस लेवल का ये वॉर चल रहा था। सो इट्स अ गुड न्यूज फॉर ग्लोबल पॉपुलेशन, ग्लोबल सोसाइटी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं और एक नए जो है इंपॉर्टेंट इश्यू पर, और ये इश्यू है द हिंदू में एक एडिटोरियल आया है, और उस एडिटोरियल में इन्होंने कौन सा इश्यू रेज किया है, वो है चाइना की एक्सपेंशनिस्ट स्ट्रेटेजी। कि चाइना अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए चारों तरफ जो अपनी एक्सपेंशन कर रहा है, अपने एफर्ट्स लगा रहा है, और वो एफर्ट्स कैसे हैं, ईविल एफर्ट्स हैं, उसको लेकर के इन्होंने सारे इश्यू को उठाया है। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि रिसेंट डेज में अगर हम बात करें तो इंडिया ने 2 चीजें देखी थी, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स। चाइना के एग्रेशन की देखी है हमने इंडिया चाइना बॉर्डर पर, और उससे ये पता चलता है कि देखो चाइना जो है वो हमेशा कैसा है, वो अनप्रेडिक्टेबल है। मींस एक तरफ हमसे वो बात करेगा, बहुत अच्छी लगेगा कि नहीं यार हमारा इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब चीजें नॉर्मल है। तो उसकी जो पॉलिसी है, चाइना की स्ट्रेटेजी है, वो अनप्रेडिक्टेबल है, पता ही नहीं चलता, और ये वल्नरेबिलिटीज भी दिखती है हमें। प्लस इंडिया के लिए हमारी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए ये प्रॉब्लम हमें दिख रही है। वो 2 इवेंट कौन सी थी, एक तो है जो चाइना बनाना चाह रहा है यारलुंग सांगबो रिवर पर एक डैम। ये यारलुंग सांगबो जो रिवर है, ये चाइना में इसका नाम है, और इंडिया में इस रिवर का नाम कुछ अदर है, उसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र। दूसरा इसका क्या है कि न्यू काउंटीज इन द नॉर्थ ईस्टर्न लद्दाख, जो लद्दाख का कुछ एरिया जो कि अक्साई चिन और उस रीजन वाला है, उसमें इन्होंने अपनी 2 ऐसे समझो 2 काउंटीज बनाई हैं। यार वहां पर हम इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन समझ लो उसको, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट वगैरह बनाते हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने वहां पे काउंटीज बनाई हैं। अब एक तरफ तो हमारी बातचीत चल रही थी इनसे, चाइना वालों से, कि भाई वहां से अपने ट्रूप्स वगैरह वो हटा लें, हम भी कर लें, मींस जो ट्रूप्स का डिसएंगेजमेंट है, बातचीत चल रही, सब कुछ अच्छा दिख रहा था। उसी बीच में इन्होंने एक नया काम कर दिया कि हम डैम बनाएंगे, और लद्दाख वाला जो रीजन है जो कि इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है,
उस पर ही उन्होंने वहां पर कुछ नए एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बना दिए क्योंकि ये उनके कंट्रोल में है। इंडिया है जो स्ट्रांगली कंडेम, इसको हम कंडेम तो करेंगे ही, और इंडिया ने क्लियर कहा है कि भाई ये इलीगल है और इंडिया की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट में, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। इन रिस्पॉन्स टू चाइनाज एम्बिशियस, ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या जितना कुछ भी है, इंडिया ने कहा है कि भाई देखो हमारे इस पर जो है कंसर्न है, हमने वहां की मिनिस्ट्री को बता दिया है, वहां के राजदूत को, और हम सिचुएशन को लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसकी, और नेसेसरी एक्शन हम लेंगे। मॉनिटरिंग हमारी इस पर कंटिन्यूस है। ठीक है, ये डेवलपमेंट हमारे लिए, ये जो स्टेप चाइना ने लिए वो इसीलिए और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और चैलेंजिंग हो जाते हैं क्योंकि अभी अभी हमारी बात ट्रूप्स की डिसएंगेजमेंट पर हुई। हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात जब ब्रिक्स कंट्रीज की मीटिंग हो रही थी, कहां पर, रशिया के कजान में, वहां पर उनसे बातचीत हुई तो लगा यार दोनों की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स है वो काफी काम कर रहे हैं और दोनों के बीच की प्रॉब्लम में सॉल्व होती हुई दिख रही थी हमको। लेकिन इसी बीच में चाइना ने ये नई चाल चल दी। These new moves further underscore the unpredictability of China's approach in the region। कि चाइना की क्या पॉलिसी है, क्या वो चाहता है, उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है, वो कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है। यहाँ देख लीजिए आप, ये हमारा इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है, ये अक्साई चीन वाला एरिया है, लद्दाख और उसके आसपास के रीजन में। यहाँ पर चाइना ने क्या कह रहा है कि हम अपने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बना रहे हैं। दूसरा, चाइना और क्या कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ रीजन को वो क्या कह रहा है कि वो चाइना के पार्ट है। चाइना का जो तिब्बत है वो तिब्बत का ही साउथ वाला पार्ट है। मींस वो कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत है हमारा, वो अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये कहना है उसका। इधर वो अपनी ये जो हरकतें कर ही रहा है। तो यहां से क्लियर पता चलता है कि भाई चाइना को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो कुछ ना कुछ ऐसा करता ही रहता है। दूसरा हमारे पास में एक इशू, ट्रांस बाउंड्री वाटर का इशू। इसको थोड़ा सा अगर हम डिटेल में देखें तो जो बाउंड्रीज के जो इश्यूज हैं, ट्रांस बाउंड्री जो वाटर के इश्यूज हैं, वो केवल इंडिया के साथ में नहीं है, वो इशू साउथ एशिया के अदर कंट्रीज के साथ में भी है, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो। जैसे कि मैं बात करूं इंडस रिवर का जो सिस्टम है उसको लेकर के ये दोनों कंट्रीज भी उससे परेशान है ना। लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट की अगर हम बात करें तो साउथ एशिया में ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जिसमें चाइना के बॉर्डर जिनके साथ में बनते हो और इसका चाइना का उनके साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट ना हो। अच्छा, चाइना कर क्या रहा है, अपने यूनिलिटरल स्टेप ले लेता है, मींस दूसरे कंट्री से पूछता भी नहीं है, बस अपनी पॉलिसी को लेकर के ये आगे चलता रहता है। अब होगा क्या, जैसे कि वाटर की अगर हम बात करें कि ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर दोनों के वाटर को जो है डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये जो है जियोपार्टाइज कर देगा, और जियोपार्टाइज करने का पोटेंशियल है इन दोनों ही इश्यूज में। किसको, वाटर सिक्योरिटी को। वाटर सिक्योरिटी केवल इंडिया की बात नहीं कर रहे हम, नेपाल हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, पाकिस्तान हो, सबके लिए प्रॉब्लम होने वाली है अगर ये इंडस वाटर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र वाटर सिस्टम जो है, रिवर सिस्टम है, उनको अगर डाइवर्ट करता है, उन पर डैम बनाता है, उनके पानी को अगर ये डाइवर्ट करता है तो। अब देखो गजब की बात, चाइना के सारे पड़ोसी चाइना से परेशान हैं बॉर्डर डिस्प्यूट्स की वजह से, उसके एग्रेशन की वजह से। लेकिन गजब की बात देखो, सारे के सारे कंट्री उसके साथ में बायलैटरल डिस्कशन कर रहे हैं कि यार भाई मान जाओ यार, सॉल्व कर लो इसको। दे आर डीलिंग विद चाइना लाइक दैट। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और देखिए आप, है ना, बाकी ये वाला इश्यू तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि जो रिवर वाला जो इश्यू था, है ना, अभी उस पर भी आऊंगा मैं, कि चाइना के साथ में बाकी सारे कंट्रीज डिस्कस कर रहे हैं बायलैटरली, है ना। वहीं इंडिया कैसे उसको डिस्कस कर रहा है, इसको अभी मैं आता हूं। वापस आते हैं अपन हम पानी वाले पॉइंट पर, कि जो डाउन स्ट्रीम कंट्रीज होंगे जिनके लिए ब्रह्मपुत्र रिवर का वाटर जाता है, वो सारे के सारे से परेशान होंगे, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो आपका जो है बांग्लादेश हो, या नीचे के और भी कंट्रीज हो, है ना। देखो, सीवियर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के हो सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए, फिशरीज के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए। भाई देखो, ऊपर से जब वाटर आता है, अगर आपने उस पर डैम बना दिया तो केवल पानी की प्रॉब्लम नहीं है, वो उसके वाटर के साथ में जो सिल्ट आती है, जो मिट्टी बह करके आती है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि लोअर जो राइपेरियन स्टेट्स होते हैं, कंट्रीज होते हैं, जो रीजन होता है, उसकी सॉइल को वो फर्टाइल करते रहते हैं, उसको रिप्लेनिश करते रहते हैं।
अब वो मिट्टी तो ऊपर ही रुक जाएगी, तो लॉन्ग टर्म में जो हम डेल्टा वगैरह की बात करते हैं, सुंदरबन का डेल्टा, उस पर भी इतना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है कि वो डेल्टा ही खत्म हो जाए आने वाले 1000-2000 साल में, 100-200 साल में। क्यों? बिकॉज वो जो मिट्टी आती थी वहां से वो आना बंद हो जाएगी। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी को तो प्रॉब्लम होनी ही है, बिकॉज एक लार्ज स्केल चेंज होने जा रहा है उस पूरे के पूरे रीजन में। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम होगा इस ब्रह्मपुत्र रिवर पर डैम बनाने से? मानसून के टाइम में ये क्या करेगा, जब ऊपर से रेनफॉल होगी बहुत ज्यादा, तो वो उसमें बहुत सारा पानी होगा डैम में, और नीचे की तरफ आएंगे फ्लड। अनोदर प्रॉब्लम कब होगी? अनोदर प्रॉब्लम होगी तब जब इंडिया और चाइना के बीच में अगर रिलेशंस अच्छी नहीं चले, उनके बीच में वॉर जैसी सिचुएशन हुई, तो चाइना को हमारे ऊपर बॉम्ब से अटैक करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, या बांग्लादेश पर बॉम्ब से अटैक करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। वो सीधा का सीधा अपने डैम के फ्लड गेट्स को ओपन कर देगा और हजारों लाखों लोग हमारे ऐसे ही मर जाएंगे, बिकॉज पानी अपने आप में बहुत बड़ा वेपन बन जाएगा उनके लिए। ठीक है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए इंडिया ने अपने प्लान्स को एक्सेलरेट किया है। हम अरुणाचल प्रदेश उसके रीजन में बहुत सारे डैम बनाने पर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है, बहुत सारे रिजर्वायर बनाना हमने स्टार्ट कर दिया है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड कार्टोग्राफिक एग्रेशन, चाइना की एक चाल है कि जहां भी इसके साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं उस पर ये कार्टोग्राफिक एग्रेशन करता है। व्हाट इज कार्टोग्राफिक एग्रेशन? देखो, कार्टोग्राफी ज्योग्राफी से ही रिलेटेड एक सब्जेक्ट है जिसमें मैप्स की डिजाइनिंग पर बात होती है, मैप बनाने पर बात होती है। मींस ये एक ऐसा समझ लो कि स्टडी ऑफ मैप्स। चाइना क्या करता है, अपने आसपास के रीजन जिनके साथ में इसका डिस्प्यूट होता है उसके मैप को ही चेंज करने की कोशिश करता है, अपनी बुक्स में, अपने जो एटलस वगैरह इनका जो कुछ भी होता है उसमें चेंज करता है, और अपने पड़ोसी कंट्री, अपने नेबरिंग कंट्रीज के एरियाज को अपने मैप में दिखाना शो कर देता है। ठीक है, तो ये करना इसने स्टार्ट कर दिया है, चाहे वो लद्दाख वाला इश्यू हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का हो, चाहे वो अदर कंट्रीज के साथ में हो। इट मे बी वेदर नेपाल, भूटान, म्यांमार, आपका मंगोलिया, आपका और भी जो इसके नेबरिंग कंट्रीज है, ताइवान, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज के साथ में इसका प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये इसने एक अपनी कंट्रोल को असर्ट करने की एक टैक्टिक्स बना रखी है चाइना ने, और बोलता है कि भाई ये जो मैप है, बोलो ये तो हमारे पास में 1000 ईयर ओल्ड मैप है, इसमें तो आपका ये सारा रीजन हमारा ही था। इस तरीके की चालबाजी करता है। हालांकि जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं विद इंडिया आर मल्टीफेसेटेड है। इंडिया में देखो, लद्दाख वाला इश्यू हो गया, अरुणाचल प्रदेश वाला इश्यू हो गया, ये दो तो मेन है ही है, यहाँ पर ये अपने इश्यूज को शो करता रहता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नेपाल, भूटान भी इससे छूते नहीं है, उनको भी ऐसे ही टेंशन देता रहता है। ठीक है, चाइनाज टैक्टिक्स इन असर्टिंग टेरिटोरियल क्लेम्स, क्या क्या चाइना की टैक्टिक्स हैं जो अपने पड़ोसी, अपने नेबरिंग कंट्रीज की टेरिटरी पर वो कब्जा करने की, उनको असर्ट मींस एग्रेस, उसके लिए एग्रेशन करने की, उनको अनेक्स करने की, अपने कंट्रोल में लेने की कुछ टेक्निक्स हैं चाइना की। क्या? एक टेक्निक है रीनेमिंग लोकेशंस। किसी भी कंट्री, मींस जैसे अरुणाचल प्रदेश इंडिया का है, इंडिया के अंडर है, वहां बैठे बैठे वो अरुणाचल प्रदेश के डिफरेंट रीजन्स की नेम चेंज कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। दूसरी टेक्टिक, स्टैब्लिशिंग सेटलमेंट्स इन डिस्प्यूटेड एरियाज। अगर इनकी वो जो एरिया है इनके कंट्रोल में है, तो वहां पर चाइनीज पॉपुलेशन को भेजना स्टार्ट कर देते हैं, उनको पैसा देते हैं, जाओ भाई वहां रहो, घर बनाओ, मकान बनाओ, पढ़ाई करो, स्टडी करो स्कूल्स में, ये सारे सिस्टम कर देते हैं, वहां पर सेटलमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। इनकॉर्पोरेटिंग कंटेस्टेड रीजन्स इनटू ऑफिशियल मैप्स, अपने ऑफिशियल मैप्स में उन रीजन्स को शो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तीन तो इसकी मेन स्ट्रेटेजीज हैं जिसके थ्रू ये रीजन्स पर कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये अब क्लियरली दिखना स्टार्ट हो गया। जैसे कि 2023 का ये कह रहे हैं कि चाइना की गवर्नमेंट ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ रीजन को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की थी। स्टेपल वीजा तक इसने किया था, जो है प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें तो क्या था वो स्टेपल वीजा? ये था कि भाई अरुणाचल प्रदेश का कोई आदमी अगर चाइना जाएगा, है ना, तो उसके पास में एक्चुअली तो होना चाहिए इंडिया का पासपोर्ट और चाइना का वीजा। लेकिन ये क्या कहता है, स्टेपल वीजा, एक अलग से वीजा उसके साथ में अटैच स्टेपल कर देते थे स्टेपलर के साथ में, और वो वीजा में ऐसी कुछ बातें लिखी होती थी जिससे ये कहता था कि अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो तो अपने ही लोग हैं, तो उनके लिए वीजा कैसा, कुछ ऐसी चीजें शो करता था ये। तो उससे ये लगता था कि
कि अरे अरुणाचल प्रदेश के लोग जब चाइना जा रहे हैं तो वो इंडिया के सिटीजन नहीं, चाइना के सिटीजन हो भाई आप। तो इस तरीके की डिस्प्यूट चीजें ये क्रिएट करता था। अब एक बात आती है कि भाई लॉ का इस पर क्या मामला है। जो कार्टोग्राफिक अग्रेशन है या सरसन से मीन्स चाइना अपनी ऑफिशियल मैप में सपोज करो इंडिया के कुछ रीजन्स को दिखा दे, इसका लीगल सेंस में क्या है, लीगल वैलिडिटी क्या है। तो देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब ऐसे केसेस जाते हैं तो भैया आप अपने मैप पर, ऑफिशियल मैप पर किसी के किस रीजन को शो कर रहे हो इस बात से लॉ डिसाइड नहीं होगा। मींस ओनली आप अपने मैप पर दिखा दो, पूरे रशिया को अपना दिखा दो, तुम पूरे इंडिया को अपना दिखा दो, इससे लॉ का कोई लीगल वैलिडिटी उसकी नहीं है। तो बोला ये तो इनसफिशिएंट है, बहुत सारी चीजें भी उसमें शो करनी होती हैं। सो चाइना का ये जो मैप वाली स्ट्रेटेजी ये तो काम करने वाली नहीं है। नेक्स्ट है कि साउथ एशिया की रिस्पॉन्स। मींस ये जब प्रॉब्लम अगर केवल इंडिया के साथ में नहीं है, साउथ एशिया के अदर कंट्रीज के साथ में है, वो कैसे इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। देखो जो अदर कंट्रीज हैं ये आप देखो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है ना, ये इसका तिब्बत वाला रीजन हो गया, इंडिया के साथ इसकी प्रॉब्लम है, या नेपाल के साथ प्रॉब्लम है, यहाँ पे भूटान के साथ प्रॉब्लम है, ऊपर पाकिस्तान के साथ में भी इसका बड़ा डिस्प्यूट है, इधर इसका ये जो रीजन है यहाँ पर आपका म्यांमार वाली साइड बर्मा, इसके साथ में भी इसकी प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम यहाँ से ये रीजन है इसका मंगोलिया के साथ में इसकी प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम इसकी इस वाले ये जो रीजन है आपके यहाँ पर है, कुछ प्रॉब्लम इसकी नॉर्थ कोरिया के साथ में है, कहीं पर इसका सोवियत यूनियन रसिया उसके साथ में भी डिस्प्यूट है, ताइवान के साथ में भी डिस्प्यूट है, सब जगह पर इसका डिस्प्यूट है। तो भैया ये कैसे डील कर रहे हैं चाइना को, आते हैं साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं है ना, उनके साथ में चाइना एक तो कह रहा है कि भाई आओ हमारे साथ में इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाओ, इसके बावजूद कि उनको वैसे ही उनकी नाक में दम कर रखा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है उनके लिए, वो कंट्री जिसके साथ में कई मामलों पर काम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके साथ में जो डिस्प्यूट्स है चाहे वो बार्टर रिलेटेड हो चाहे वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो, तो उस एरिया में एक टेंशन तो क्रिएट हो रखी है कि यार चाइना बहुत परेशान कर रहा है सबको। अच्छा, उन कंट्रीज ने काम करना स्टार्ट कर दिया है, वो है कलेक्टिव रेस्पॉन्स। वो कंट्रीज ग्रुप बना रहे हैं और उन ग्रुप के थ्रू चाइना के साथ में डील करने की वो कोशिश कर रहे हैं। वो ग्रुप क्या है, उन ग्रुप्स के एग्जांपल हैं हमारे पास में मेकोंग रिवर कमीशन, बहुत सारे कंट्रीज है जहां से मेकोंग रिवर फ्लो होती है, आसियान बनाया उन्होंने, वो मिलकर के चाइना के साथ में उस पर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। साउथ एशिया के जितने भी कंट्रीज है वो इसी तरीके से डील कर रहे हैं इंक्लूडिंग चाइना। लेकिन एक नई चीज क्या है, देखो जिन कंट्रीज के साथ में चाइना डील कर रहा है अपने नेबर में, साउथ ईस्ट एशिया के, साउथ एशिया के कंट्रीज, वो सारे के सारे छोटे छोटे कंट्रीज हैं, स्मॉलर नेबर्स, छोटे छोटे कंट्रीज हैं, तो वो भाई चाइना को आंख नहीं दिखा सकते। मींस चाइना उनको धमकाता है तो ये डर जाते हैं। अब बात आती है इंडिया की। भाई इंडिया अपने इस रीजन का एक डोमिनेंट पावर है, वो डोमिनेंट प्लेयर है। चाइना ऐसा नहीं कर सकता इंडिया के साथ जैसा वो फिलीपींस के साथ में करेगा, जैसा वो ताइवान के साथ करेगा, बिकॉज वो छोटे छोटे से कंट्रीज हैं, उनको डरा धमका सकता है। बट ये चीज इंडिया के साथ में नहीं हो सकती, तो इंडिया इसको लेकर के अपनी तरीके से उसको डील करता है बायलैटरल लेवल पर भी। बात ये आती है कि भाई तो फिर कैसे डील किया जाए, तो उसके लिए हमारे पास में है यूनिफाइड अप्रोच। ठीक है, यूनिफाइड में सारे कंट्रीज मिलकर के इस प्रॉब्लम को साथ में फेस करें, जैसे कि रीजनल फोरम बनाए, रीजन के कई सारे कंट्रीज मिल जाएं, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस बनाएं जैसे आसियान बनाया। ठीक है, डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन करें, डिप्लोमेटिक जो उनकी बातचीत होती है, कन्वर्सेशन है, उसको कंप्लीट रखें। एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी बनाएं सारे कंट्रीज बैठ करके इंक्लूडिंग इंडिया, कि भाई चाइना तुम ये सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, और बाकी कंट्रीज चाइना के अगेंस्ट में मिल करके एक स्ट्रेटेजी बनाए दैट हाउ वी कैन डील विद चाइना। अल्टीमेटली हम चलते हैं इंडिया एज द डोमिनेंट रीजनल पावर साउथ एशिया में, तो शुड टेक द लीड इन शेपिंग द कलेक्टिव रिस्पॉन्स। बोला हम बात तो कह रहे हैं कि एक ग्रुप में एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन बना करके सारे कंट्रीज का एक ग्रुप बना करके चाइना के साथ हम डील करें, लेकिन हु विल बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो यहां पर ये राइटर कह रहे हैं कि भाई इंडिया यू आर द रीजनल पावर, डोमिनेंट पावर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, आप वर्ल्ड में भी अपने आप में एक पावरफुल कंट्री हैं, आपकी पहचान है, तो आप इस चीज को लीड कीजिए, है ना। इंडिया एज द डोमिनेंट पावर लीड इन शेपिंग दिस सिस्टम। तो भाई इंडिया सामने आए, कंट्रीज को एकजुट करे, उनका ऑर्गेनाइजेशन बनाए, उनकी ग्रुपिंग करे,
तो इस मैटर को लीड करे, मींस इंडिया आगे आगे चले, बाकी कंट्री पीछे पीछे चले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ चाइना। उसके सॉल्यूशन क्या थे, क्या क्या उसमें इश्यूज आ रहे थे, इंडिया का क्या उसमें एस्पेक्ट है, अदर कंट्रीज का क्या है, लगभग सारे कंट्रीज का उसके साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो इस तरीके से हम इसको, इसके हमने प्रॉब्लम पे भी बात की, चाइना की स्ट्रेटेजी पे बात की कि क्या स्ट्रेटेजी है, उसके सॉल्यूशन के एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या मेथड हो सकते हैं, उस पर भी हमने बातचीत की। सो आज के लिए गाइस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।